हेलो, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आज यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बहुजन नायक संघ इन्होंने जो आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें मुख्य रूप से रविंद्र लोखंडे जी, एडवोकेट बाड़ा साहेब सुकाड़े जी और धर्ममित्र ऋषि मुनि लोखंडे, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया है कि आज के इस दिन में आप सभी लोगों के साथ में कुछ बातें कर सकूं, कुछ रूबरू हो सकूं। तो जैसे कि उन्होंने मुझे यह विषय दिया है, जो विषय है मेरा 21वीं सदी की महिला और समाज वास्तव में। तो यह जो 21वीं जो समाज है, मतलब अभी जो 21वीं सदी चल रही है, इस 21वीं सदी में महिलाओं की क्या स्थिति है, इसके बारे में मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी टीम का, और उसके साथ साथ ही मैं धर्माचार्य यशु सागर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उनको बोला था और फिर मैंने कहा कि ठीक है, मतलब हमारे बंधु और ज्येष्ठ धर्माचार्य यशु सागर जी ने बोला है, तो मैं आपको समय देती हूँ 1 घंटे के लिए, और आज फिर मैं आपके सामने हूँ। तो आज का जो मेरा टॉक रहेगा, इसमें मैं मुख्य रूप से दो या तीन पहलुओं पर बात करूँगी। पहला तो ये कि अभी जो 21वीं जो सदी चल रही है, इस 21वीं सदी में जो महिलाओं की स्थिति है, या फिर अभी महिलाओं की स्थिति किस तरीके से है, उसको हम देखने वाले हैं। और फिर इसके पहले क्या स्थिति रही है, और फिर उसके बाद में उस स्थिति में, आज की स्थिति में किस तरह से, मतलब महिलाओं की प्रोग्रेस में बाबा साहब का जो योगदान है, उस योगदान पे फिर हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी यह जो मतलब प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम देखते हैं कि ये जो विषय दिया है, ये विषय बहुत ही रोचक है और मेरा बहुत ही फेवरेट ये विषय है, 21वीं सदी में महिलाएं। तो हम देखते हैं कि आज हम ये मानकर चलते हैं कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गई है, और बहुत बार हम ये देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण अलग अलग जगहों पर हम होते हुए देखते हैं। तो ये सारी बातों को हम मतलब अभी बखूबी बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं, लेकिन मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो जो है उस सिक्के का प्रॉमिसिंग है कि जहाँ पर सब कुछ होता हुआ दिखाई देता है, और दूसरा जो पहलू है उस सिक्के का वो ब्लिंक है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बेरंग है। तो यहाँ 21वीं सदी में हम कुछ महिलाओं को देखते हैं, जो कि महिलाएं हमें बहुत सशक्त, बहुत ही मतलब आगे बढ़ती हुई, प्रगतिवादी, इस तरह की हमें महिलाएं दिखाई देती हैं। और उन महिलाओं का अगर हम परसेंटेज निकाला जाए तो मुश्किल से 3 से 4% वो परसेंटेज है जो दिखाई देता है। शहरी जो महिलाएं हैं, वो शहरी महिलाओं में परसेंटेज है कि जो हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। हमें लगता है कि अरे वाह, महिलाओं ने तो बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं कि उसके अलावा जो हमारा जो गांव का जो परिवेश है, या फिर ऐसे जो कुछ पिछड़े जो इलाके हैं, उन इलाकों में महिलाओं की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है जैसे कि पहले थी, बल्कि उसी स्थिति को हम आज भी देख रहे हैं। तो मैं यहाँ देखती हूँ, क्योंकि मैं भी गांव से संबंधित हूँ, तो उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, और फिर झारखंड है, बिहार है और उड़ीसा है, तो ऐसे कुछ ये इलाके हैं जहां हम आज जो महिलाओं की स्थिति अगर देखते हैं, विशेष रूप से उसमें उत्तर भारत और राजस्थान और बिहार कि जहां महिलाओं की स्थिति को अगर हम देखें तो कुछ महिलाएं हमें प्रगति की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, और कुछ जो महिलाएं हैं वो हमें इस तरह से दिखाई देती हैं कि जहां पर उनके साथ आज भी पूर्ववत व्यवहार ही किया जाता है, मतलब जो पहले का जो व्यवहार था वो व्यवहार ही उनके साथ किया जाता है। जहाँ पर वो ना तो खुले आकाश
आकाश में उड़ सकती हैं, ना वो अपने फैसले कर सकती हैं, ना ही उनके साथ में मतलब कोई खड़ा होता है, और उनका जो जीवन है बड़ा ही संघर्ष में होता है। तो ये मैं आज 21वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ। आज भी इस 21वीं शताब्दी में महिलाओं को दहेज है उसका सामना करना पड़ता है, उसका सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है, अगर लड़के ही लड़कियां पैदा हों तो आज भी वही स्थिति है कि अभी भी यही मानते हैं। मतलब मैं तो उत्तर भारत में सुनती हूँ कि अरे लड़की पैदा हो गई हैं, ये जो इसके माँ बाप तो नर्क में जाएंगे। ये मैं अभी की बात बता रही हूँ। नॉर्थ में अभी भी ऐसी मान्यताएं हैं। और उसके साथ हम देखते हैं कि आज भी जो 1945 के आसपास जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं का जो रेशो है मतलब पुरुषों के मुकाबले वो काफ़ी कम है। तो यह भी एक चीज़ हम देखने को हमें मिलती है। हाँ, मैं दूसरी तरफ यह भी देखती हूँ कि 21वीं सदी की जो महिलाएं हैं, भारत महिलाएं प्रधानमंत्री बनी हैं, राष्ट्रपति बनी हैं और मुख्यमंत्री रही हैं, है ना। हम देखते हैं कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी रही। उसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल। और हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी रही। ये हम सब बातें को हम देखते हैं। मैं इस बात को झुठला नहीं रही हूँ। आज खेल के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत आगे तक पहुँच गई हैं। उन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए हैं, उनको भी मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। आज महिलाएं भारत में आर्मी में भी मतलब उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। यह भी आज की स्थिति है कि आज महिलाएं, हम छोटी छोटी जगहों पे मैं देखती हूँ महिलाओं का जो रिक्शा चलाते हुए, ट्रक चलाते हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बहुत ही अन्याय से मुझे खुशी होती है उस चीज़ की कि लीक से हटकर वो आज काम कर रही हैं। जिस काम को करने के लिए कभी सोचा नहीं जाता था, आज महिलाएं उन सभी कामों को करने के लिए आगे आ रही हैं, सारे चैलेंज को ले रही हैं। यह एक बात है जिसको हम देख रहे हैं। मगर दूसरी और जो चीज़ है जो महिलाओं के बारे में जिसकी हम बात करते हैं कि दूसरी बात ये है कि ये चंद महिलाएं हैं तो इस तरीके से मतलब सामने आ रही हैं। आज का मैं न्यूज़पेपर उठा के देख रही थी तो उसमें आया था कि लगातार 5 सालों से जो लड़कियां हैं वो लड़कों पर मात देती आ रही, क्योंकि रिज़ल्ट आया है ना, अभी 12वीं का रिज़ल्ट आया, 10वीं का रिज़ल्ट आया। तो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी जो लड़कियाँ हैं उन्होंने हर बार बाजी मारी है, तो बार बार मतलब उन्हीं का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ रहा है। तो एक तरफ हम यह भी परसेंटेज देखते हैं, इस सब बातों को हम देखते हैं कि यहाँ पर मतलब महिलाएं जो हैं वो इस तरीके से वो आगे आ रही हैं, नौकरियों में आगे आ रही हैं, फैसले ले लेती हैं, अपने घरों के फैसले करती हैं, पर कितनी करती हैं। इस परसेंटेज की ओर हम आएंगे, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो सही में मतलब इस तरीके के निर्णय लेने में या फिर इन सब बातों में वो पार्टिसिपेशन करती हैं। तो मुझे मालूम है कि भाइयों, जो आप मुझे आज के दिन जो मुझे देख रहे होंगे या जो भी मुझे सुन रहे होंगे, तो बड़ा अजीब सा लगता है मतलब स्क्रीन के ऊपर बोलना, कोई मेरे सामने है नहीं। मेरी आदत है कि मतलब रूबरू होना लोगों के साथ में, लेकिन अभी हम स्क्रीन पे, मैं ये मानकर चलती हूँ कि जो भी आप मुझे सुन रहे होंगे तो मेरे भाई और बहनों, तो मतलब आप सबको ध्यान में रखते हुए मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप सभी मुझे लाइव देख रहे होंगे, जितने भी लोग देख रहे होंगे, बाद में कुछ लोग शायद इस चीज़ को लाइव देखेंगे। तो ये आज का जो मतलब महिलाओं का जो वास्तव्य है समाज का, उस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मतलब बाबा साहब ने इस बात को कहा कि मैं किसी भी समाज की जो प्रगति है, मतलब वो कहते हैं आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड। तो मैं मतलब बाबा साहब कहते हैं कि मैं किसी भी जो कम्युनिटी है ना, आई मेजर द प्रोग्रेस, तो मैं कितनी प्रोग्रेस हुई है उस बात को मैं इस चीज़ से देखता हूँ। तो कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव, तो उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है, उस प्रगति से मैं उस समाज की या उस राष्ट्र की प्रगति को देखता हूँ। तो एक तरफ हम देखते हैं क्योंकि जो समाज है मतलब मैं उसको राष्ट्र के इसमें देखती हूँ कि वो जो राष्ट्र की प्रगति है, मगर फिर भी अगर देखा जाए तो मैं इसको इस तरह से मानती हूँ कि जैसे संपूर्ण भारत मतलब मैं संपूर्ण भारत को एक पर्टिकुलर एक जैसे एक शरीर मान के चलती हूँ।
कोई एक मनुष्य का शरीर, और वो उसमें से जो आधा हिस्सा है वो महिलाओं का है। वैसे तो आज जब मैं नेट पे सर्च करी तो 40% मतलब 48% जो महिलाएं हैं वो भारत का हिस्सा है। आप मान के चलिए 48% भारत में महिलाएं हैं और जो हैं 52% भारत में पुरुष हैं। ऐसी स्थिति में अगर 48% जो जनसंख्या है अगर उसकी प्रगति नहीं हुई, या जैसे मतलब एक तरह से मान लीजिए कि अगर किसी शरीर को पैरालिसिस हो गया और उसका आधा शरीर काम नहीं करेगा तो हम उसको क्या मानते हैं? हम उसको विकलांग कहते हैं। हम उसको कहते हैं कि वो विकलांग है। तो ठीक वैसे ही अगर ये जो पूरा का पूरा जो समाज है उस समाज में अगर महिलाओं ने प्रोग्रेस नहीं की तो वह भी विकलांग की तरह ही रहेगा, वो समाज भी विकलांग की तरह ही रहेगा, क्योंकि उसने उतनी प्रगति नहीं की है जितनी उसने प्रगति करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर बाबा साहब ने जो ये सेंटेंस कहा है कि मतलब वो उस समाज की कितनी प्रगति हुई है, तो वो संपूर्ण जो मतलब समझ लो कि एक मनुष्य का शरीर है उसको पूरे शरीर का ख्याल रखना पड़ता है। आधे हिस्से का ख्याल रखें और आधे का ना रखें, ऐसा नहीं चलता है। तो भारत की जो पुरानी व्यवस्था है अगर हम उसको देखें तो आज भी मुझे उसी की झलक दिखाई देती है। जब मैं देखती हूँ समाज में तो मैं देखती हूँ कि आज भी बहुत सारी जगहों पर मतलब हम महिलाओं को पुरानी जो चीज़ें हैं उन पुरानी चीज़ों में उलझा हुआ देखते हैं। वैसे ही उनके साथ में जो पुराने ढंग से मतलब जो अत्याचार है उन अत्याचारों को हम देखते हैं। यह सब भी मतलब अभी भी जो भारत में हो रहा है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम इस चीज़ को झुठला नहीं सकते हैं। और आए दिन के होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस को हम नहीं झुठला सकते। आए दिन के होने वाले जो मतलब गर्भ में ही जो बच्चियां हैं उनको मार दिया जाता है, हम इसको नहीं झुठला सकते। हम इस बात को नहीं झुठला सकते कि आज भी लोगों को वो लड़कों की ही चाह होती है, हम इस बात को नहीं झुठला सकते। मैं किसी और का क्यों कहूँ? जब मैं पैदा हुई थी मेरे घर में मैं चौथी लड़की थी, तो मेरी दादी ने कहा था कि अरे चौथी लड़की हो गई है तो इसको मार देना चाहिए। मतलब मुझे मारने के लिए मेरी जो दादी थी मतलब मेरी आजी वो तैयार थी, लेकिन मेरी मदर ने मुझे मरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटी को नहीं मरने दे सकती। मैंने उसको पैदा करने में वैसे ही दर्द महसूस किया जैसे उन्होंने लड़कों के पैदा होने में किया है। और चौथी लड़की हुई तो क्या हुआ, आखिर है तो मेरा ही खून। मैंने वैसा ही उसको मतलब 9 महीने अपने गर्भ में रखा है जैसे कि मैंने लड़कों को मैं रखती हूँ। तो मेरी माँ ने और मेरे पिता ने मुझे बचा लिया। आज भी मैं कई बार इस बात पे मुझे बड़ी मतलब एक प्रकार से मुझे फ़क्र भी महसूस होता है कि मुझे बहुत अच्छे माँ बाप मिले, मुझे संघ मिला तिरत्न महासंघ, जिसकी मैं धर्मचारिणी करके मतलब श्रद्धावजरी करके हूँ, जहाँ मैं अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस करती हूँ। मेरे आज़ाद देने वाले मुझे मेरे पिता मिले, मेरी माँ मिली, मुझे मेरा परिवार मिला। पर वहीं मैं ठीक अपनी ग्रैंड मदर को देखती हूँ कि अगर शायद बचपन में मेरी माँ संघर्ष नहीं करती मेरी दादी के साथ तो मुझे मेरी दादी मार ही देती। शायद मैं आज आपके सामने बोल भी नहीं रही होती, मैं उसी वक्त ख़त्म हो चुकी होती। तो ये मेरे साथ भी रहा है। तो मैं देखती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में ये जो इस तरह की स्थिति बरकरार रहती है, मतलब इस तरह की स्थिति रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम 21वीं सदी में देख रहे हैं। तो आज ही 21वीं सदी में जहाँ संविधान हमारे साथ है तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सोचिए इसके पहले का समय कैसे रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं और फिर आते हैं 21वीं सदी में। तो हम थोड़ा सा 19वीं सदी में थोड़ा सा हम 20वीं सदी की ओर रूबरू होते हैं, उसके पहले के समय में। तो हम देखते हैं कि उसके पहले के जो समय था भारत में, उसमें तो महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय थी। आज तो फिर भी संविधान हमारे साथ है जिसमें हमें सारे अधिकारों को हमारे को सुरक्षित किया गया है संविधान के तहत। लेकिन उसके पहले अगर हम महिलाओं को देखें तो महिलाओं की स्थिति भारत में बड़ी ही दयनीय थी। इतनी दयनीय स्थिति थी कि महिलाएं जो थी वो सबसे निचले पायदान पर थी। वो किसी भी धर्म की हों, किसी भी जाति की हों, उनका वो सिर्फ स्त्री हैं, इसीलिए उनका कोई अधिकार नहीं था। उनके पास में वो निचले पायदान पे थी और वो सबसे नीचे मतलब जिसको ऐसा कहते हैं कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन थी।
पुरुषों के उपभोग की वस्तु थी, उतना ही करके उसे देखा जाता था। आज भी इस बात को देखा जाता है, लेकिन मैं उसके पहले का बता रही हूँ। और तब का कानून तो पूरा महिलाओं के विरोध में था, पूरा का पूरा कानून विरोध में था। अब तो कानून हमारे साथ है, फिर भी ये सारी बात है। लेकिन उसके पहले तो कानून भी जो था वो यही था कि हाँ, महिलाएं जो हैं, महिलाओं को किसी भी तरीके से उनकी आज़ादी को, मतलब आज़ादी से वो जीवन जी ही नहीं सकते थे। तो हम उस बात को देखते हैं कि कभी महिलाओं ने मतलब समानता तो कभी महिलाओं ने देखी ही नहीं थी, और अनेकों कुरीतियों का शिकार थी। उन कुरीतियों को मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। महिलाएं उन कुरीतियों को रिवाज कहती हैं, परंपराएं कहती हैं। मैं कहती हूँ ऐसे रिवाजों को, ऐसी परंपराओं को आप फेंक क्यों नहीं देते हैं उन्हें उतार करके? ऐसी परंपराओं को, ऐसी रूढ़ी परंपराओं को, इन रिवाजों को आप तोड़ क्यों नहीं देते? ऐसी बेड़ियों को, जो बेड़ियाँ आपको बांधने का काम करते हैं, उन बेड़ियों को आपने श्रृंगार बनाकर अपने सर पे बैठा दिया है, जबकि वो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, जिन्होंने आपके हाथ और पैरों को बांध दिया है। और सबसे बड़ा आपका जो मन है, जिसको स्वतंत्र मन कहा जाता है, बाबा साहब कहते हैं कल्टिवेशन ऑफ द माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हमारा जो मनुष्य का जो अंतिम ध्येय है वो है मन की स्वतंत्रता, मन का कल्टीवेशन ना, उसको कल्टीवेट करना। लेकिन हम देखते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ द माइंड महिलाओं के लिए तो दूर दूर तक भी नहीं था। महिलाएं जो थी उनको तो स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं था, समानता का कोई अधिकार नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था उनका स्वतंत्र। और आज भी हम देखते हैं कि बाहर की पढ़ी लिखी महिलाएं होने के बाद में उनका मन आज भी स्वतंत्र नहीं है। आज भी उनको संविधान में सारे राइट हैं, परंतु सोशली अगर हम देखें तो उनको कोई राइट नहीं है। सोशली वो आज भी वैसे ही अपने आप को मतलब बंधा हुआ सा महसूस करती हैं। और अब तो लॉकडाउन के समय पे मतलब मैं इस बात को देख रही थी कि लॉकडाउन के समय पे डोमेस्टिक वायलेंस और बढ़ गया है, और ज़्यादा उनको प्रताड़ना मिल रही है, और ज़्यादा उनके साथ में मतलब अत्याचार जो है वो बढ़ गए हैं। छोटी बच्चों के साथ में रेप केसेस बढ़ गए हैं। हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो इन दिनों में इन सब चीज़ों का शिकार भी हैं। तो बाबा साहब की इसको अगर हम देखें कि बाबा साहब ने किस तरह से महिलाओं के उत्थान में काम किया, तो वो जो 21वीं सदी जो है, आज जो उसका जो आज का जो समाज है, उस समाज में जो प्रोग्रेस हुई है, तो ये ऐसे ही नहीं हुई है। इस प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। मैं वो बताना चाहूँगी माता सावित्रीबाई फुले, जो भारत की प्रथम शिक्षिका रही हैं 19वीं शताब्दी की, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, मतलब 19 और 20वीं शताब्दी का वो समय था कि जिन्होंने महिलाओं की उन्नति के लिए कार्य किया। ज्योतिबा फुले, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ने का मतलब उन्होंने वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई, खुद उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, अपने जीवन साथी को, और तैयार कर दिया उनको, महिलाओं को, ताकि वो समाज में जाके काम कर सकें। इस तरीके से वहाँ पर उनको तैयार किया गया। तो हम यह देखते हैं भाई और बहनों, इस चीज़ को भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि वहाँ पर वो नेतृत्व है। तो इस बात को करने के लिए बाबा साहब ने शुरुआत की, है ना। बाबा साहब ने, माता सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत की, ज्योतिबा फुले ने शुरुआत की, और फिर उन्हीं के ही कदमों में कदम रखते हुए, उन्हीं को ही गुरु मानते हुए बाबा साहब ने इसकी शुरुआत 1920 से की। 1920 में बाबा साहब ने जब पहला आंदोलन शुरू किया, वहाँ से उन्होंने वो जो बहिष्कृत भारत जो पुस्तिका लिखी थी, उसमें उन्होंने वहाँ पर 1927 में उन्होंने लैंगिकता समानता, मतलब जो महिला और पुरुष जो हैं वो दोनों समान है, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी की बाबा साहब वहाँ पर बात करते हैं, और उसको बोलना बाबा साहब ने वहाँ शुरू किया। हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जो भी आंदोलन किए, उन आंदोलनों में बाबा साहब ने महिलाओं को भी साथ में लिया, चाहे वो 1930 का आंदोलन रहे कालाराम मंदिर का। 1931 में हम देखते हैं कि राधाबाई बार्डले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, महिलाओं को निर्भीकता से बोलने का अधिकार का श्रेय उन्होंने बाबा साहब को मतलब दिया था। हम देखते हैं कि बाबा साहब ने मतलब इसमें जो आज जो महिलाएं जिन अधिकारों को लेकर के आज मतलब उनके हाथ में आज अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार ऐसे ही नहीं आए हैं। उस अधिकारों के लिए बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष किया है।
उसमें हम देखते हैं कि बाबा साहब ने मातृत्व अवकाश के लिए संघर्ष किया। वो संघर्ष बाबा साहब ने 19 अप्रैल 1945 को बाबा साहब ने जब नई दिल्ली में वो जब केंद्रीय विधि मंडल में जब वो पहले मतलब वहाँ पर उस चीज़ को वो देख रहे थे, तो वहाँ बाबा साहब ने वो देखा कि मतलब जब महिलाओं को जब उनको प्रसूति होती है या फिर जब उनकी डिलीवरी होती है महिलाओं को, तो तब उनको आराम की ज़रूरत होती है। इस बात को इसके पहले किसी ने नहीं समझा भारत में। बहुत बड़े बड़े लोग हुए भारत में, बड़े काम करने वाले, लेकिन महिलाओं को मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद में उनको आराम की ज़रूरत पड़ती होगी, इस बात को किसी ने नहीं सोचा। आज 21वीं सदी में महिलाएं को अवकाश मिलता है, वो अपने घर में रह करके अपने बच्चों को 6 महीने का अवकाश मिलता है, तो मैटरनिटी लीव जो है। तो बाबा साहब ने इसके लिए संघर्ष किया। हम देखते हैं कि उन्होंने 43 में बाबा साहब ने जो मतलब इस बात को रखा था, मतलब नई दिल्ली में पहली बार बाबा साहब ने इसको पेश किया था। और फिर 1945 में जो कामगार जो महिलाएं थी विशेष रूप से जो मतलब मजदूर मंत्री थे बाबा साहब ने, तब वहाँ इसको उन्होंने और आगे लेके गए। और फिर हम देखते हैं कि स्त्री मुक्ति जाहिरनामा हिंदू कोड बिल, इसमें मतलब 2 बातों के ऊपर बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि प्रथम भाषण में बाबा साहब 9 अप्रैल 1948 में बाबा साहब इसको जब पेश करते हैं ना इसके, तो उसमें बाबा साहब कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बाबा साहब इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं 24 फरवरी 1949 को लोग अकेले ही वर्क करने निकलते हैं घर पर, लेकिन मतलब जो अपनी स्त्रियां हैं उन स्त्रियों की वो बात नहीं करते हैं। तो बाबा साहब ने यहाँ पर मतलब स्त्रियों के लिए वो जो बात है उस बात को बाबा साहब ने यहाँ रखा। हम देखते हैं 1942 में नागपुर की जो परिषद है, उस नागपुर की परिषद में बाबा साहब ने अखिल भारतीय दलित महिला परिषद जो है, तो उसको बाबा साहब ने मतलब वहाँ उस बात को रखा। और फिर बाबा साहब ने कहा कि इसकी स्त्री की प्रगति से समाज की प्रगति हो सकती है। और वहाँ पर बाबा साहब ने 20 से 25 हज़ार महिलाओं को परिषद में उपस्थित थे। आप सोचिए कितनी बड़ी परिषद को बाबा साहब ने संबोधित किया। उसका परिणाम है कि महाराष्ट्र में महिलाओं ने बहुत प्रगति की। आज मैं उत्तर भारत में देखती हूँ महिलाओं ने प्रगति तो की है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं। आज भी घूंघट में हमारी महिलाएं हैं। अभी तो हम घूंघट से ही आज़ाद नहीं हुए हैं, बाकी प्रगति तो छोड़ दीजिए। गांव में तो आज भी वही परिदृश्य देखने को मिलता है। लेकिन मुझे बड़ा फ़क्र होता है कि 1942 में बाबा साहब जब परिषद करते हैं महिलाओं की, वहाँ 20 से 25 हज़ार महिलाएँ होती हैं। और उस महिलाओं में बाबा साहब वहाँ पर उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों की संगठना पर विश्वास रखने वाला ऐसा मैं मतलब मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ जिसको यह विश्वास रखता है कि महिलाएं जो है वो समाज को बदल सकती है। समाज को बदलने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, समाज की बुराइयों को दूर करने में महिलाओं का योगदान है। और फिर बाबा साहब ने वहाँ से जब आंदोलन की शुरुआत की, तो हम देखते हैं कि बाबा साहब के साथ सारे ही आंदोलन में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हर एक सभाओं में मतलब बाबा साहब के साथ में वो महिलाओं ने उनको साथ दिया है। इसमें मैं इस बात को भी देखती हूँ कि नहीं, बाबा साहब इस बहुत बड़े वाक्य को कहते हैं। इस वाक्य को मैं हमेशा ही कहती हूँ, हर शादी में जहाँ जहाँ मैं शादी लगवाती हूँ इस बात को तो मैं कहती ही हूँ। आज भी मैं आपके सामने कहूँगी कि ये बात मुझे ना अंदर तक छू के जाती है। और वो बात ये है कि बाबा साहब कहते हैं कि जो शादी है मतलब शादी के बाद जो एक स्त्री है उसने अपने पति के साथ दोस्त बनकर रहना है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि वो दोस्त बनकर रहे, गुलामों की तरह बनकर ना रहे, है ना। वहाँ पर वो समता के लिए प्रयत्न करें। कितनी बड़ी बात है। आज भी इस बात को जब मैं सोचती हूँ यार, इसके पहले किसी भी व्यक्ति ने इस बात को नहीं सोचा कि आपकी जीवन संगिनी जो है वो आपके साथ जीवन साथी होगी, नहीं तो उसको तो पति स्वामी और मैं तेरी दासी। आज भी लोग ऐसे कहते हैं मेरा पति देव, तो मैं बोलती हूँ अच्छा पति देव हैं क्या आपके, तो आपके उनकी दासी हैं क्या? लेकिन वो तो आपके जीवन साथी हैं ना। एक गाड़ी के वो 2 पहिए हैं और दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल है। हर चीज़ में दोनों ने मिलकर ही काम करना चाहिए। इस तरह से मतलब उस चीज़ को देखते हैं। आई एम सॉरी, मेरे यहाँ लाइट चली गई, जरा 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए।
माफ़ करिएगा, मेरे यहाँ अभी लाइट चली गई है थोड़ा सा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ मतलब इस बात को जो है बाबा साहब ने इस तरह से महिलाओं को कहा। आज भी जब भी मैं कहीं मतलब शादी लगाने के लिए जाती हूँ, मैं लोगों से बोलती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ सोचिए इसके पहले महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय रही कि महिलाओं को पति की दासी बना के रखा गया ना, पति स्वामी मैं तेरी दासी। और आज भी तो वही करते, त्योहारों के रूप में भी वही मनाते हैं और उसी को ही देखते हैं ना चांद के सामने, वो स्वामी और हम उसकी दासी है। ये नहीं, बाबा साहब इन सब चीज़ों के विरोध में थे। बाबा साहब ने कहा कि आप उसकी दोस्त बनकर रहिए उसके साथ में, और ये बहुत बड़ी विशेष बात बाबा साहब ने वहाँ कही। आज भी महिलाओं को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हमने हमारे पति के साथ में उनकी दोस्त बन के रहना, ना कि उनकी दासी बन के रहना है और वो स्वामी बन के रहे। इस बात को बाबा साहब ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा। और फिर हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल है, इस हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने महिलाओं के सारे अधिकारों को सुरक्षित किया है ना। जहाँ पर महिलाओं के जो सारे जो अधिकार थे, जिन अधिकारों को इसके पहले की जो स्मृतियाँ थी, उन्होंने सारे अधिकारों का हनन किया था। उन हनन को बाबा साहब ने बिल्कुल एक एक चीज़ को उन्होंने हिंदू कोड बिल के द्वारा बाबा साहब ने लौटाया है, जिसमें है ना वहाँ पर जो लड़कियां हैं उनको भी अपने मतलब पिता की संपत्ति में अधिकार, पति की संपत्ति में अधिकार, फिर उसके बाद में अगर पुनर्विवाह का अधिकार, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, दत्तक लेने का अधिकार, ये सारे अधिकारों को बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में सुरक्षित किया। हालांकि इस हिंदू कोड बिल को लागू जब बाबा साहब कराना चाहते थे तब सभी लोग इसके विरोध में थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध में थे, जवाहरलाल नेहरू विरोध में थे, कोई भी इसके पक्ष में नहीं आया। अकेले बाबा साहब पड़ गए और फिर बाबा साहब को कानून मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। 1950 की ये बात है जब ये लागू नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी। बाबा साहब चाहते थे कि बिल के 4 अंग थे, उस 4 अंग में से था कि हिंदुओं में विवाह की प्रथा को समाप्त करना था, कि मतलब एक व्यक्ति कई शादियाँ कर सकता था, उसको समाप्त करना था। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना था, गोद लेने का अधिकार देना था। फिर उसके समान नारियों को भी तलाक का अधिकार हो। आज नारियों को तलाक का अधिकार है संविधान के तहत। अगर आपका जीवन साथी आपको उस तरीके से नहीं रखता है, उतना ये नहीं करता, तो आप उसको तलाक दे सकते हैं। पहले तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का था। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 21वीं सदी में भी महिलाएं जो हैं वो पहले जैसा ही बिहेव करती हैं। उनको लगता है कि आज भी बस जिसके साथ शादी होगी बंध के ही रहो उसके साथ। मैं शहरों की महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रही, मैं गाँव की महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आज भी हमारे भारत के कम से कम 75% जो महिलाएं हैं वो गांव में बसती हैं। और गांव में उनका जीवन आज भी वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था, और आज भी वो इसी बात को मान के चलती हैं, तलाक नहीं दे सकते, बुरी से बुरी स्थिति में रहती हैं और उसको भी अपना भाग्य मानकर चलती हैं। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप हिंदू समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना था। तो इस प्रकार से मतलब बाबा साहब ये सारी चीज़ें चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं कि इन सभी बातों का विरोध करने के लिए बहुत बड़े बड़े पैमाने पर लोग सामने आए और इस बिल का विरोध किया और फिर इस बिल को लागू नहीं होने दिया। लेकिन हम देखते हैं कि आज जब यह बिल मतलब धीरे धीरे करके इसको लागू किया गया और इस बिल को लागू कर देने के बाद में आज हम देखते हैं कि संविधान में सारा प्रावधान है। आज हम मतलब तलाक दे सकते हैं, आप तो पिता की संपत्ति में, पति की संपत्ति में अधिकार होता है। मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि पहले कितना अजीब था कि मतलब इसको मैं इस तरह कहती हूँ कि महिलाओं की हालत इस तरीके से थी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कि अगर पति उसका चला जाए तो ना तो ससुराल वाले रख सकते थे उसको, ना ही मैके वाले रखते थे। मैके वाले कहते थे कि अगर तू आ जाएगी तो फिर अगर तेरे बाकी के बहन भाई होंगे तो उनकी शादी नहीं होगी, बोझ पड़ जाएगा, हम कहाँ से करेंगे। ससुराल वाले इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि पति मर गया तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से वो जो महिला थी उस महिला की दयनीय स्थिति रहती थी और उस दयनीय स्थिति को हम देखते आए हैं। इसको अभी भी हम इस बात, तो ये है सारी बातें जो थी मतलब पहले के समाज में बहुत रही हैं और हम ये मान कर चलते हैं। आज जब मैं मेरे कॉलेज में मैं एक बार लड़कियों को बता रही थी इसके बारे में, तो लड़कियों ने कहा नहीं मैडम अब तो महिलाओं ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ प्रोग्रेस कर ली है नो डाउट,
लेकिन कितनी महिलाओं ने प्रोग्रेस की है? क्या आपके गांव की जो महिलाएं हैं, क्या उन्होंने प्रोग्रेस की है? तो वो शांत हो गई। मैंने कहा आपकी पड़ोस की जो महिलाएं हैं, क्या उन्होंने प्रोग्रेस की है? क्या आपकी मदर ने प्रोग्रेस की है? आज भी घर के जो बड़े बड़े फैसले हैं, तो उन फैसलों में आपकी मदर उसमें भाग लेती हैं क्या? तो सारी शांत हो गई। तो मैंने कहा जब वो बड़े बड़े फैसलों में उनको साथ नहीं लिया जाता, जब वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आप कैसे कह सकती हो कि आज जो महिलाएं चाँद पे पहुंच गई हैं, लेकिन हमारी महिलाएं तो चाँद पे तब पहुंचेगी ना, वो तो चाँद को देख देख के ही गुलाम बनी जा रही हैं। इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया। और ये सारी की सारी मानसिक गुलामियाँ हैं, जिन मानसिक गुलामियों से हम आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं। बाबा साहब ने हमें सारे अधिकार दिए हैं संविधान के तहत, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि समाज का जो एक दर्पण है, जो समाज में जो पुरानी चली आ रही जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों की वजह से आज भी महिलाएं आज़ाद नहीं हैं। आज भी मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता जब उनको पीरियड्स होते हैं, है ना, जब उनको मतलब हर महीने, जबकि वो नेचुरल है, नैसर्गिक क्रिया है कि हर महीने पीरियड्स होंगे ही। अगर वो नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे। वह है, इसी की वजह से सृष्टि है ना, इसी की वजह से सब कुछ है। लेकिन उसको भी अपवित्र मान दिया जाता है। और कितनी बार केरल में पिछले साल ना महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया। अभी भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं कि उनको मतलब मंदिरों में प्रवेश दो। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, एक किसी ने भेजा था कि मीनाक्षी टेम्पल से वो जो उसमें जो देवी थी वो बाहर जा रही थी, तो वो कह रही थी कि मुझे भी तो हर महीने मतलब पीरियड्स होते हैं, तो फिर मैं भी कैसे रह सकती हूँ। हालांकि वो कोई जोक था, लेकिन मैं इस बात को इस तरह से देखती हूँ कि जब महिलाओं को आज भी मतलब ये मंदिरों का ही नहीं तो बहुत सारे समाज में महिलाओं को जब आज भी उनके पीरियड्स होते हैं तो वो रसोई में नहीं जा सकती हैं, उनको अलग से रखा जाता है। अलग से रखने के बाद में वहाँ पर वो अलग से उनके बर्तन अलग होते हैं, उनको सोने के लिए अलग से मतलब ये किया जाता है। आज भी वो किसी मंदिर में नहीं जा सकती, उस वक्त अपने मंदिर को हाथ नहीं लगा सकती। मैं किसी और की क्यों कहूँ, जहाँ मैं जब जिस कॉलेज में मैं पढ़ाने के लिए गई, मैं हॉस्टल में रहती थी। मेरे साथ की वो टीचर थी, पीएचडी कर चुकी थी, लेक्चरर थी, डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन मेरी ही तरह। लेकिन वह भी जब उसको पीरियड्स होते थे तो बोलती थी, मेरे से एक बार बोली थी मेरे मंदिर में ये लगा देंगे क्या? तो मैंने धूप बत्ती, तो मैंने कहा अपने मंदिर में खुद ही धूप बत्ती लगाओ। और क्या हुआ तुम्हें? तो बोले कि मुझे पीरियड्स हुए। तो मैंने कहा यार, जिनको तुम पूछ रहे हो उनकी माँ को पीरियड्स नहीं होते होंगे क्या? या फिर तुम्हारी माँ को अगर पीरियड्स नहीं होते, तुम पैदा नहीं होते, तो तुम नैसर्गिक चीज़ को क्यों इतना पकड़ कर बैठी हो? तो फिर मैंने कहा कि यार मैं तो अगरबत्ती और मोमबत्ती लगाती हूँ बुद्ध बाबा साहब के सामने। मुझे ही पता है कि बुद्ध की माँ को पीरियड्स होते थे, तभी बुद्ध उनको मतलब तभी सिद्धार्थ पैदा हुए। और वैसे ही बाबा साहब, वैसे मैं पैदा हुई, मेरी माँ को होते थे और मुझे भी होते हैं। तो हर महीने का यार ये तो हमारा नैसर्गिक मतलब चक्र है। लेकिन इसके लिए भी महिलाओं के साथ में दुय्यमता का बर्ताव किया जाता है। मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के पर महिलाओं ने बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए इस बात के लिए। तो यह भी सारी चीज़ें आज भी 21वीं सदी की मैं इन बातों को बता रही हूँ। मैं इन बातों को पुराना नहीं बता रही हूँ कि मतलब 19वीं 18वीं शताब्दी की बात नहीं कर, मैं आज की बात कर रही हूँ, इस युग की बात कर रही हूँ। अभी कुछ साल पहले की बात कर रही हूँ जब मैं हॉस्टल में रहती थी। मेरे साथ की वो जो मतलब लेक्चरर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स थी, मैं जब हॉस्टल में रहती थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और वो साइंस पढ़ाती थी, इत्तेफाक की बात थी, साइंस पढ़ाती थी। मैं उनसे बोलती थी तुम जो पढ़ाती हो तुम उसको अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करती हो या फिर वहीं छोड़ देती हो? तो इस तरीके से मेरा और उनका संघर्ष होता था। तो महिलाएं जो हैं मतलब इस तरह से महिलाओं को देखती हूँ। एक पढ़ी लिखी महिला 21वीं सदी की नॉर्थ इंडिया में, ये उत्तर भारत में, वो पल्लू ले लेती है, बड़े सहजता से पल्लू लेके वो निकलती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं उनको इस तरीके से देखती हूँ कि आज भी वो मतलब खुल कर के सामने नहीं आ पाती। पढ़ी लिखी लड़कियाँ, अभी आपने दिल्ली में कुछ दिन पहले देखा कि उसने सुसाइड कर लिया। मतलब बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं, अच्छी जॉब कर रही होती हैं, उसके बावजूद भी उनको दहेज के लिए उनको प्रताड़ना दी जाती है, वो सुसाइड कर लेती हैं, उनको मार दिया जाता है। मैं कहती हूँ कि यार ऐसा क्यों? आप पढ़ी लिखी हो, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार है, आप संघर्ष कर सकती हो, लेकिन क्यों संघर्ष नहीं करती?
क्योंकि मन से आज़ाद नहीं हुए हैं, मानसिक गुलामी नहीं गई है, सारे अधिकार सुरक्षित कर दिए गए हैं। लेकिन उन अधिकारों को लेगा कौन? जब कोई पहले से ही गुलाम है, तो गुलाम जो है वो, उसको आप कुछ भी कर दीजिए ना, उसको मरे हुए व्यक्ति को आप कुछ भी पहना दीजिए, कुछ भी खिलाइए, उसको नहीं जाता। एक गुलाम मरे हुए के समान ही होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को नहीं लेना जानता है या अपने अधिकार क्या क्या है इसकी वो समझ नहीं रखता, तो वो तो मरे के समान है ना। मैं तो उसको मरे के समान समझती हूँ। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें को मैं मतलब देखती हूँ मेरे जीवन में। तो वो आज़ाद नहीं है महिलाएं। इस बात को मैंने पहले भी कहा, तेरी आज़ाद बंदों की ना तो ये दुनिया है ना वो दुनिया है, यहाँ मरने की पाबंदी है, वहाँ जीने की पाबंदी है। तो इस तरीके से महिलाओं की ज़िंदगी है कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं, आज पूरा का पूरा मतलब आज पूरा कानून हमारे पक्ष में है, महिलाओं के पक्ष में, लेकिन फिर भी हम रूढ़ी परंपराओं के नाम पर आज भी हमारे साथ में वही होता आ रहा है जो पहले हो रहा था। आज भी 21वीं सदी की महिलाएं जो हैं वो उसी बदतर ज़िंदगी को जीने के लिए आज भी मजबूर हैं। उनके साथ में आज भी वैसा ही बदसलूकी का व्यवहार होता है। आज भी छोटे उम्र में शादियां कर दी जाती हैं। मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बच्चियाँ आती हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर की बच्चियाँ होती हैं। फर्स्ट ईयर में तो आधों की शादी हो जाती है, सेकेंड ईयर तक आधों की शादी हो बची कुछ की सेकेंड ईयर में, और उससे थोड़ा बहुत बची तो वो थर्ड ईयर में रहती है। कुछ ही लड़कियां हैं जो आके PG करती है और आगे पढ़ने की हिम्मत रखती है। उनके ऊपर भी उनके माँ बाप का प्रेशर बना रहता है, बस शादी कर लो शादी कर लो। और वो लड़कियां अगर कुछ करना चाहती है तो उनको यही कहा जाती है, पहले तुम अपने ससुराल चले जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। तो मैं लड़कियों को अक्सर कहती हूँ अपने कॉलेज में, ससुराल जाने के बाद में तुम बच्चे पैदा करोगे, उससे ज़्यादा कुछ ना करो और खाना बनाओगे। इसलिए समय रहते अपने माँ बाप से कहो कि हमें पढ़ने दो, हमें कुछ करने दो, और उसके बाद में बाकी की चीज़ें होंगी। इस तरीके से ये जो लड़कियों का जो संघर्ष है, महिलाओं का जो संघर्ष है, संघर्ष को मैं अभी के इसमें देखती हूँ। और पहले के इसमें तो हम देखते हैं कि लड़कियों को कोई अधिकार नहीं था। मतलब लड़कियां जो थी वो पुरुषों के पैरों की जूती थी। आज भी लोग कहते हैं, मतलब मैं तो सुनती हूँ इन सब चीज़ों को, कि ये जो महिलाएं हैं ये पैरों की जुत्ती है, जुत्ती पैरों में ही शोभा देती हैं, उसको सर का ताज नहीं बनाया जाता। जब मैंने एक बार महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैं मतलब एक जगह में संबोधित कर रही थी NCC के बच्चों को, 500-600 बच्चे थे, वहाँ मैंने इस बात को कहा कि आज भी जब लोग ये कहते हैं कि महिलाएं पैर की जूती हैं, तो उन जुत्तियों को, वो जो जूती हैं वो जुत्तियाँ तो जन्म तो देती हैं ना सभी को, तो फिर जो उनसे जन्म पाते हैं वो क्या उसके तलवे हैं क्या, या उसका मतलब नीचे का जो उसमें जो लगा हुआ होता है नीचे का सरफेस वह है क्या। तो इस बात पर बहुत सारे जो वहाँ पर पुरुष भाई थे मेरे, वो सारे नाराज़ हो गए मुझसे, सारे के सारे, और उस बात को उन्होंने कई दिनों तक तूल पकड़ा। और मैंने कहा कि मैं जिस बात को मैंने कहा विश्वास के साथ कहा, आज भी मेरा इस बात पे विश्वास है, महिलाएं पैर की जूती नहीं है, महिलाएं पुरुषों के बराबर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब हम आपको दबाना चाहते, मैं ये कह रही हूँ कि हम आपके बराबर आने दीजिए, इसमें आपकी भी भलाई है। हमारे स्वतंत्रता में आपकी स्वतंत्रता छुपी है, हमारे उन्नति में आपकी उन्नति छुपी है, मेरी उन्नति में राष्ट्र की उन्नति छुपी है, मेरी अधोगति में राष्ट्र की अधोगति है। इस तरह से मैं देखती हूँ। मैं जो मेरा जो शब्द बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं स्त्रियों को संबोधित करते वक्त मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं एक इकाई हूँ इस देश की, और मेरे से जो देश है वो पूर्ण होता है। तो मुझे तुम जितना बांध के रखोगे पूरा देश बंधा रहेगा। तो मेरी प्रगति से देश की प्रगति है, क्योंकि एक महिला जो है वह बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, और अगर वो शिक्षिका मतलब पढ़ी लिखी हुई, अच्छी रही, वो हष्ट-पुष्ट रही, तो उसका बच्चा भी तो वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ जब महिलाओं को पहले इसमें डरा दिया जाता है, उनको इस तरह के सताया जाता है, तो कहाँ पर वो प्रगति करेंगे, कहाँ पर उनकी उन्नति होगी। उनकी उन्नति को होने के लिए भी बहुत संघर्ष करना बाकी है। ये जो 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी में मुझे लगता है महिलाओं ने संविधान को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए क्या है, हिंदू धर्म में नारी का उत्थान और पतन, इस बुक्स को उन्होंने पढ़ना चाहिए। किस तरह से बुद्ध ने महिलाओं को मतलब उत्थान किया है। मैं बुद्ध की ओर आती हूँ कि सब प्रथम बुद्ध ने महिलाओं को उत्थान के लिए उनका रास्ता प्रशस्त किया था। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं बुद्ध का, कि
बुद्ध शाक्य मुनि ने पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश दे करके यह बहुत बड़ी क्रांति की थी इस पूरे के पूरे राष्ट्र में। और ये क्रांति इतनी बड़ी क्रांति थी जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने 500 से ज़्यादा थेरी गाथाएं हैं। उन थेरी गाथाओं में आप पढ़ सकते हो, एक एक थेरी की बड़ी सुंदर गाथाएं हैं उस पहले के काल में। मुझे लगता है कि 21वीं सदी की महिलाओं ने उनका अध्ययन करना चाहिए। वो जो थेरी गाथाएं हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरह से उन थेरियों ने, जो उस वक्त गुलाम भी थी और बाद में जब वो भिक्षुणियाँ बनी, वो अरहत्व को प्राप्त हुई। उन्होंने पुरुषों को उन्होंने धम्म पढ़ाया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे मतलब मैं पुरुषों को अलग से करके नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब महिलाओं को निचले पायदान पर रखा जाता तो उन्होंने सभी को इक्वल समय को समझकर उन्होंने सभी को धम्म पढ़ाया। वहाँ पर उन्होंने सभी को इक्वल माना। बहुत सारी महिलाओं के ऐसे मतलब एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। उसमें से पहली जो अरहत्व को प्राप्त जिसके महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी। ऐसे कहते हैं कि शाक्य मुनि बुद्ध के धम्म के वचनों से जो उनकी धम्म पुत्री थी वो प्रजापति गौतमी थी। वहाँ से उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए 21वीं सदी की महिलाओं ने, और अपने इसको देखना चाहिए। वो आईना दिखाते हैं, वो आईना है कि उस वक्त की महिलाओं ने कितनी प्रगति की। अभी एक बार मुझे एक फ्रेंड ने कहा कि महिलाओं की इसमें भी बुद्ध ने प्रवेश देने से मना किया। तो मैंने कहा वो बहुत ही सामाजिक कारण थे। उसके बाद बुद्ध महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही समझते थे, लेकिन सामाजिक कारण क्या थे कि वो जंगल में रहते थे। बुद्ध ही तो अकेले बुद्धत्व प्राप्त हुए थे, लेकिन अभी उनके साथ जो जुड़ रहे लोग थे वो सामान्य थे। ऐसे में महिलाएं असुरक्षित थी, तो वो सुरक्षितता चाहते थे महिलाओं की। वो एक प्रकार से सभी महिलाओं के पिता के समान है, जो उनकी सुरक्षितता के लिए उन्होंने पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में आनंद की वजह से उन्होंने हमें प्रवेश दिया। लेकिन उसके कारण महिला को कम समझना नहीं था, बल्कि उसके कारण यह थे कि जंगल में महिला कहीं असुरक्षित ना रहे। लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं जो थेरियों की गाथाएं हैं, जैसे थेर गाथाएं वैसे थेरियों की गाथाएं 21वीं सदी के महिलाओं ने उनका अध्ययन करना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को यहाँ बता रही हूँ। उसके बाद में 21वीं सदी की महिलाओं ने अध्ययन करना चाहिए माता सावित्रीबाई फुले का, माता रमाबाई का, कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले का हमने अध्ययन करना चाहिए। हमने अध्ययन करना चाहिए पेरियर साहब का, नारायण गुरु का, ललाई सिंह यादव का, अच्युतानंद हरिहर का, इनका भी हमने अध्ययन करना चाहिए। इन सभी ने महिलाओं की प्रगति के लिए अपने अपने क्षेत्र में काम किया। हमने अध्ययन करना चाहिए उन सभी महिलाओं का जो संघर्ष करके आगे आई हैं। दलित महिलाएं जो एक बुक्स है, मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगती है। जो प्रोफेसर सुमन ने वो लिखी है, उनके जो राइटर हैं, आई थिंक नाम में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन बहुत सुंदर वो ऐसी बुक्स है। उसमें वो जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने किस तरह से संघर्ष करके वो आगे आई हैं, किस तरह से उनको रोका गया लेकिन फिर भी वो आगे आई हैं। उनको हमने पढ़ना चाहिए। इस हिंदू कोड बिल के पूरे प्रकरण को, कैसे बाबा साहब ने इसके लिए दिन और रात काम किया, हमने इस बात को पढ़ना चाहिए। 21वीं सदी की महिलाओं के लिए मैं आह्वान करती हूँ कि हमने देखना चाहिए कि सामीन कमीशन की रिपोर्ट को हमने पढ़ना चाहिए, कि जो रिपोर्ट बाबा साहब ने 1928 और 29 में पहली बार बाबा साहब भारत में वह व्यक्ति थे जिन्होंने साइमन कमीशन के सामने इस बात को कहा था कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी वोट का अधिकार करना चाहिए। जबकि ब्रिटेन में 1925 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, लेकिन यहाँ पर आज़ादी के साथ ही महिलाओं को पुरुषों के साथ ही वोटिंग का अधिकार मिला। यूरोप में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए वोट के लिए संघर्ष किया। 300 साल तक महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर 21वीं सदी में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार है। पर वो वोटिंग का अधिकार ऐसा ना हो कि जहाँ मेरे पति ने कहा, मेरे पिता ने कहा, मेरे भाई ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, मैंने वहाँ वोट डाल दी। वो वोटिंग का अधिकार इसलिए है कि आपका अपना मत हो बहनों, आप अपने मत को रख कर वहाँ पर इस चीज़ को कर सके। हम किसी के अधीन होकर वोट ना दें। हम जब राजनीति में भी जाते हैं तो राजनीति में वहाँ स्टैंप ना रहें कि सामने मुखौटा तो मेरा और पीछे काम करने वाला कोई और। तो अपनी बुद्धिमत्ता से हमने वहाँ पर काम करते आना चाहिए। 21वीं सदी में यह भी चैलेंज है महिलाओं के सामने कि वो आ तो रही हैं, लेकिन सामने सिर्फ चेहरा उनका होता है। बहुत सारी महिलाएं जिनको मैं देखती हूँ राजनीति में भी आती हैं, वो करती हैं, लेकिन कई बार
आगे तो महिलाएं होती है, सारा काम करने वाले वो पुरुष होते हैं। उनके लिए मेरा आह्वान है कि उन्होंने आगे आके इस चीज़ को देखना चाहिए। उन्होंने खुद होकर उस जिम्मेदारी को अगर लिया है तो उस जिम्मेदारी में उन्होंने कुछ पार्टिसिपेशन करना चाहिए। अपनी मतलब किन किन बातों को वो देख सकती हैं, उन बातों को उन्होंने देखना चाहिए। ये 21वीं सदी के लिए महिलाओं के लिए ये चैलेंज है। आज भी महिलाओं के इन चैलेंजों से हम बाहर नहीं आए हैं। हमने इस बात को देखना चाहिए। हमने संविधान के जो आर्टिकल्स है बहनों, हमने उनको पढ़ना चाहिए। बहनों ही क्या, भाइयों ने भी पढ़ना चाहिए। मैं बहनों क्यों करूँ, भाइयों ने भी पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 15 को हमने देखना चाहिए कि जहाँ पर उन्होंने प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ द सेक्स, मतलब जेंडर के आधार पर आपको जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं चलेगा। तो हमने संविधान का अध्ययन करना चाहिए, उसमें महिलाओं को किस तरीके से जो अधिकार है उन अधिकारों को रखा है। आर्टिकल 15 का जो 3 है उसको हमने देखना चाहिए। आर्टिकल 39 को हमने देखना चाहिए, जिसमें इक्वल मीनिंग्स ऑफ लाइवलीहुड का वहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें है कि आज महिलाएं जो है पुरुषों के बराबर ही वेतन पाती हैं। लेकिन फिर भी जो महिलाएं बराबर वेतन पाने के बाद भी वह पुरुषों के साथ में मतलब कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम तो करना चाहिए, वो कर भी रही हैं बहुत सारी महिलाएं। मगर बहुत सारी महिलाओं की कैसी स्थिति है वह भी छुपी नहीं है। ये 21वीं सदी की महिलाएं। तो मैंने ये आपको अध्ययन करने के लिए बोला है कि आपने थेरी गाथाओं का अध्ययन करना चाहिए। बुद्ध के समय की जो महिलाएं थी, उपासिका थी, विशाखा है मुख्यतः, उनका अध्ययन करना चाहिए। किस तरह से सुजाता है उनका अध्ययन करना चाहिए। वो आज भी बताती हैं हमें, प्रगतिशील महिलाओं की कहानी बताती हैं। मुझे विशाखा की कहानी बड़ी अपील करती है, दिल से यहाँ लगती है। आज की महिलाओं ने उनको पढ़ना चाहिए। उपासिका जो विशाखा थी, बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने उनका जिक्र किया है। आपने बुद्ध और धम्म को उठाकर पढ़िए। महिलाओं की वहाँ पर कुछ गौरव गाथाएँ हैं, उन गौरव गाथाओं को पढ़िए, है ना, उस समय की। तो उनको पढ़ने के बाद में हम देख सकते हैं कि फिर जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अपने आईने को खुद देख सकती हैं। मैं तो इस तरह से देखती हूँ 21वीं सदी में मेरी जैसी स्थिति कम महिलाओं की है। मैंने इसको पहले भी कई बार सुना है, मगर मेरी ये कविता मुझे खुद भी बहुत पसंद है। कि मतलब मेरी एक फ्रेंड है लक्ष्मी, उसके साथ में जब मैं कानपुर जा रही थी तब मैंने ये कविता, हम दोनों ने मतलब उसके साथ में बैठी थी और फिर मैं चिंतन कर रही थी महिलाओं के इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर, और फिर मैंने वो कविता लिखी थी। तो वो कविता थी कि खुले आकाश में मुझे कभी उड़ने नहीं दिया गया, मेरे स्वयं के फैसलों को कभी करने नहीं दिया गया, बांध दिया मुझे उन सभी बंदिशों में कि जिन बंदिशों का नाम रिवाज रखा गया। और फिर मेरे सामने बाबा साहब आ गए, और बाबा साहब को देखकर फिर मैंने खुले आसमान को देखा। सुंदर ऐसा उस दिन गुलाबी ऐसा सूरज था, और मतलब शाम का समय था, बड़ी सुंदर छटा थी। और फिर मैं उसमें उड़ते पंछियों को देखा, और उस पंछियों में से मैंने जैसे अपने को, अपनी फ्रेंड को वहाँ महसूस किया। और फिर मैंने वहाँ कहा, खुले आकाश में मैं उड़ने लगी, खुले आकाश में मैं उड़ने लगी, स्वयं के फैसलों को मैं करने लगी। तोड़ दिया मैंने उन सभी बंदिशों को, तोड़ दिया मैंने उन सभी बंदिशों को कि जिन बंदिशों का नाम रिवाज रखा गया। लेकिन ये मैं तभी तोड़ पाई हूँ जब बाबा साहब का संविधान मेरे साथ है। बाबा साहब के संघर्ष की वजह से मैं इसको तोड़ पा रही हूँ, इन रूढ़ियों को तोड़ पा रही हूँ, और मैं खुद भी तोड़ पा रही हूँ, और मैं बाकी महिलाओं को भी उससे बाहर आने में मैं मदद करती हूँ। गांव-गांव में जाके जब हम मतलब प्रोग्राम लेते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि महिलाएं पर्दे से बाहर आएँ, वो अपने फैसले ले सकें, अधिक से अधिक पढ़ाई लिखाई कर सकें, और अपने बच्चों को भी उस तरह से आगे लेके आ सकें। वो बुद्ध को पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, ज्योतिबा को पढ़ें, सावित्रीबाई फुले को पढ़ें, इन सब जो गौरव गाथाएँ इनको पढ़ें। अहिल्याबाई होलकर को भी पढ़ें, क्योंकि वो कुछ महिलाएं जीजाबाई को पढ़े है ना, उन्होंने जीजाबाई ने किस तरह से मतलब शिवाजी महाराज को वहाँ तक बनाया है। इस तरह की जो कुछ महिलाएं हैं, इन महिलाओं को पढ़ें। 21वीं सदी की जो महिलाएं हैं किस तरह से संघर्ष करके आगे आ रही हैं, उन महिलाओं को भी पढ़ें महिलाओं को, और अपने संघर्ष को देखें। तो बहनों आज भी और भाइयों, 21वीं सदी की जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं ने प्रगति तो की है, लेकिन प्रगति अभी बाकी है। तो सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू पे जो दिख रहा है कि महिलाएं प्रगतिशील दिख रही हैं, और दूसरा पहलू जो है वो बेरंगा है, जहाँ पर आज भी वैसा ही परिदृश्य है जैसा कि 18वीं सदी का था, 19वीं सदी का था। हाँ, ये ज़रूर है कि मायने बदले हैं। आज पति के साथ
कूद करके मरने के लिए कोई विवश नहीं करता, देवदासी बनने के लिए उतना कोई विवश नहीं करता। आज बहुत सारी मतलब जो इतना विवश नहीं किया जाता, उसका कारण है कि संविधान हमारे साथ है। तो मैं तो संविधान को सैल्यूट करती हूँ, मेरे भीम को, बाबा को मैं सैल्यूट करती हूँ कि बाबा साहब की वजह से मैं कृतज्ञता हमेशा अभिव्यक्त करती हूँ कि मेरे बाबा साहब की वजह से ही आज जो भी ये सारे अधिकार मेरे पास है, मैं आज आपके सामने बात कर भी पा रही हूँ, तो वह भी उन्हीं की वजह से है। तो मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी भाई ऋषि मुनि का कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मुझे पता नहीं, क्योंकि आज मैं सफ़र से भी आई थी, अचानक से मुझे वापस आना पड़ा, मतलब किसी काम से। तो मैं 7:15 बजे ही मैं यहाँ पहुँची। पूरे दिन भर की मैंने आज ट्रैवलिंग की और मुझे लग रहा था कि पता नहीं एनर्जी बचेगी कि नहीं बचेगी आज शाम को टॉक देने में, लेकिन मैं काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और मैंने मतलब कोशिश की है इस बात को रखने की। मैं कहाँ तक सक्सेस हुई हूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि जब कोई सामने होता है, रूबरू होता है, तो उनकी आंखों से पता चल जाता है कि कितना सुन रहे हैं, किस तरह से वो देख रहे हैं। लेकिन मैं हमारे बीच में मतलब एडवोकेट बाड़े साहब जो भाई हैं, वह भी मतलब इसको सुन रहे होंगे, तो वो भी मतलब मुझे बाद में फीडबैक दे सकते हैं। रविंद्र भाई जिन्होंने जो मतलब इसमें जो मुझे अवसर प्रदान किया गया है, तो इस पूरे इसके लिए मैं सही में मतलब धन्यवाद करना चाहूँगी सभी का कि बहुजन नायक ग्रुप जो है उसने मुझे यह अवसर प्रदान किया। और आप जितने भी लोग इस पे जुड़े हैं, जिन जिन लोगों ने भी मुझे सुना है या फिर बाद में कोई मुझे सुनेंगे, मैं उनका सभी का भी धन्यवाद अदा करती हूँ इस बात के लिए कि सुने ही नहीं तो हम चिंतन करें, चिंतन ही नहीं तो हम बाबा साहब की बातों पर चलने का प्रयास करें। और बुद्ध को पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें और फिर देखें अपने आईने को, और एक सशक्त महिला होने के लिए आ गया है। अभी महिला सशक्तिकरण हुआ नहीं है, महिला सशक्तिकरण बाकी है। 21वीं सदी में महिलाओं को अपने आप को स्थापित करना अभी बाकी है। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ को देखती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। उन्हें आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। उन्हें जय भीम, नमो बुद्धाय।